हेलो साथियों, आपका स्वागत है विशायस में। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये बेस बनाता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बेस बनाता है। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं, अगर हमें बेस नहीं पता है वो समझ में नहीं आएंगी। तो पॉलिटी के लिए एक ही ग्रंथ है हमारे पास, लक्ष्मीकांत। तो उसी का रेफरेंस लेके हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में फैक्चुअल डेटा है और इतना परफेक्ट है, इतनी बार उसे रिवाइज़ किया गया है, तो उसमें परफेक्शन आ चुका है। एक्चुअली एक तरीके से वो एक बाइबल है हमारे लिए, अगर पॉलिटी की बात करें तो। अगर पॉलिटी की शुरुआत करें हम, तो पहला चैप्टर हमारा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो एक दिन में नहीं बना। एक्चुअली इसको सदियां लग गई हैं। सदियां एक तरीके से 1773 से लेके 1947 हम बोले तो एक पूरा टाइम पीरियड है बीच का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने में। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रक्रिया को जाने, बनने की प्रक्रिया को, कि वो कहाँ से बनना शुरू हुआ और कहाँ तक चलता रहा, तो हम इसे दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी रूल था। कंपनी रूल में क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यही रूल करा करती थी, मतलब हर चीज़ में, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटर, हर तरीके से। फिर एक 1857 का जो विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे ने हिला के रख दिया था नींव को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडिया था, सोने की चिड़िया हम कहते थे उसे, हम क्या, पूरा दुनिया ही कहता था। अगर सोने की चिड़िया ब्रिटिश कंपनी से या ब्रिटिश क्राउन से निकल जाता तो उन्हें बहुत रेवेन्यू लॉस होता, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा कमाते थे, हद से ज़्यादा कमाते थे ब्रिटिश। तो क्राउन ने क्या किया, जो उस समय की रानी थी, उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अपने हाथ में ले लिया। 1858 से 1947 तक, जब भारत को आज़ादी दी गई। तो इस दो अगर हम कैटेगरी को याद रखें तो इस तरीके से दो टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड 1773 से लेके 1858। 1773 इसलिए क्योंकि यहाँ बक्सर की लड़ाई हुई थी 1773 में, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि वही एक टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे अपना राज स्थापित कर दिया। अब जो ब्रिटिश जो हम पे रूल करा करते थे, तो 1773 से लेके 1947 तक कई एक्ट, कई रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने लाए और अमेंडमेंट भी किया बीच बीच में। तो एक सदियों पुरानी एक कहानी की तरह इसको हम देखेंगे, किस तरीके से इन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग एक्ट और अलग अलग जो चार्टर्ड जो थे लाके इंडिया पे रूल स्थापित किया। तो शुरुआत करते हैं कंपनी रूल से। तो 1773 में अगर हम देखें, थोड़ा थोड़ा हम इसे हिस्ट्री के साथ जोड़ते हुए चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री ही इसमें हम देख रहे हैं एक तरीके से। तो हिस्ट्री में क्या हुआ था कि 1764 में जो सिराजुद्दौला था, उसके ख़िलाफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो उस समय के एक लीडर कह सकते हैं, हेक्टर मुनरो, वो लड़ रहे थे। तो हेक्टर मुनरो उसमें जीत गया। तो उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य बढ़ता गया। तो जब साम्राज्य बढ़ता गया तो एक रेगुलेशन एक्ट की इनको ज़रूरत पड़ी। तो 1773 में इन्होंने ये एक्ट पारित किया, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। तो इस एक्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे उस समय, 1773 से पहले की बात की जाए तो। गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पद था उसका नाम इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और इसमें इनकी जो काउंसिल हुआ करती थी उसमें 4 मेंबर थे, वो सारे ब्रिटिश थे। उस समय इंडिया का कोई भी नहीं हुआ करता था। तो उस समय जो पहला अगर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाए तो वो वॉरेन हेस्टिंग था। और उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास थे उन्हें सबऑर्डिनेट कर दिया। मतलब एक तरीके से हम देखें तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हैं वो इनके सुप्रीम लीडर हो गए बॉम्बे और मद्रास के। तो जो भी जो फैसले लेने थे, ये जो बॉम्बे के गवर्नर हैं उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से इजाज़त लेनी पड़ती थी। इसके पहले ये सारे इंडिपेंडेंट हुआ करते थे।
गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल अलग अलग अपने प्रेसिडेंसी के फैसले खुद लिया करते थे। इस एक्ट के आने के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट बनाई गई थी, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वो सुप्रीम हो गए एक तरीके से, वो देश के राजा जैसे हो गए। इन्होंने एक और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी कलकत्ता में, और एक सबसे बड़ा जो गिफ्ट लेने की जो परंपरा थी उसको प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि गिफ्ट लेने से इस समय 1773 के आसपास जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमाई थी वो कम होती जा रही थी, और जो ऑफिसर हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अमीर होते जा रहे थे। तो उस समय ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस समय इन्होंने ये जो गिफ्ट लेने की परंपरा थी वो प्रोहिबिट कर दी, क्योंकि गिफ्ट के माध्यम से ही वहाँ ब्राइबरी की जाती थी। जो ऑफिसर्स थे उनको पैसे खिला के काम करवाया जाता था, तो इन्होंने ये गिफ्ट जो लेना था इसको प्रोहिबिट कर दिया। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो चैप्टर है, इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है, क्योंकि हम अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ड्रॉप हो जाएंगी। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज अगर हम देखें कि 3 पॉइंट हमने बना लिए कि रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में ये चीज़ें हुई थी, तो हमें याद रखने में बहुत आसानी होगी। अब अगला देखते हैं। अब 1784 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये लगा कि 1773 का जो एक्ट है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इसको अमेंड कर दिया, और अमेंड करने के बाद 1781 का एक्ट आया और उसे 1784 में लागू कर दिया। तो ये जो एक्ट है 1773 के एक्ट को अमेंड कर रहा था, तो इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब इस एक्ट में सबसे पहली बार जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जो कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी और पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिस्टिंग्विश कर दिया कि भाई अब तुम्हें जो पॉलिटिकल मैटर है वो इस तरीके से करना है और कमर्शियल मैटर बिल्कुल अलग कर देने हैं। बिल्कुल अलग कर दिया कि भाई इसको दूर कर दो, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएंगे तो लोगों को परेशानी होती थी, और कई सारे जो कंपनी को घाटा हुआ करता था, इसलिए इन्होंने ये एक्ट लाया। अब जो पॉलिटिकल है कमर्शियल एक्टिविटी, इनको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया पॉलिटिकल एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। इस तरीके से 2 बोर्ड बना दिए। जो चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कंपनी की जितनी टेरिटरी थी इंडिया में, उन्होंने जितनी जगह एक्वायर की थी और जितनी उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई थी, जो भी उनका जो स्टोर हाउस हुआ करता था, उसको उन्होंने ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कह दिया। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, या फिर जो आंसर राइटिंग होती है उसमें हमें इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया कब डिक्लेयर किया गया, कौन से एक्ट में डिक्लेयर किया, तो 1784 में। इस तरीके से क्वेश्चन वाइज अगर हम देखें, रिवर्स मैथडोलॉजी जिसे कहते हैं हम, क्वेश्चन को अंदाज़ा लगाइए कि क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो उसके हिसाब से हमें इन्हें पढ़ना है। तो इससे 1784 के जो एक्ट है उसमें 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब 1833 में चार्टर्ड एक्ट आया। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो पोस्ट थी उसका नाम अब बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। यहाँ पे स्पेलिंग प्रॉब्लम है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। तो इसके बाद जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट बनी, तो जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो विलियम बेंटिक थे। ये नाम याद करना बहुत ज़रूरी है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले विलियम बेंटिक थे। अब इस चार्टर्ड के तहत जो नियम बनते थे, जो कानून बना करते थे, पहले उन्हें रेगुलेशन कहा जाता था। जो पहले वाले एक्ट में अगर हम देखें, पहले जो कानून बनते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे, क्योंकि वो रेगुलेटिंग एक्ट आए थे पहले। अब जो एक्ट चार्टर्ड एक्ट में बन रहे थे उन्हें, अब जो कानून बन रहे थे उन्हें एक्ट कहा जाता था। अब जो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी वो अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मतलब इनको जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम था इंडिया में वो सारा दे दिया गया। और जो इस एक्ट में सबसे बड़ी बात, ओपन कंपटीशन का प्रोविज़न रखा। उस समय ओपन कंपटीशन नहीं हुआ करता था। अंग्रेज़ जो पार्लियामेंट में बैठ के डिसाइड करते थे कौन सा ऑफिसर कैसा होगा और इंडिया में जाके क्या काम करेगा। अब ओपन कंपटीशन के द्वारा ऑफिसर्स को रिक्रूट करने की बात कही गई। बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है
उन्होंने ओपन कंपटीशन की बात को नकार दिया। अभी आगे पास भी होगा, बट 1833 के एक्ट में ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए नेक्स्ट एक्ट को देख। अब चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ, इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके जो काउंसिल है उसके जो काम है, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काम है, उनको अलग अलग कर दिया कि भैया तुम लेजिस्लेटिव काम ऐसे करोगे और एग्जीक्यूटिव काम ऐसे करोगे। इस एक्ट में इस तरीके से लिख दिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो मनमानी हुआ करती थी कि वो सारे मामलों में दखल देता था, मतलब हर चीज़ में, कहीं टैक्स बिना मतलब के बढ़ा देगा, कहीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो अमीर भारतीय हुआ करते थे नियम कानून में परिवर्तन कर देगा। इस तरीके से थोड़ी सी बंदिश लाने की कोशिश करी गई इस एक्ट के थ्रू। एक मैकॉले कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो मैकॉले कमेटी 1853 के एक्ट में बिठाई गई थी। इसमें सिविल सर्वेंट जो थे उनको ओपन कंपटीशन के द्वारा सिलेक्ट करने की बात कही गई थी मैकॉले कमेटी में। इस एक्ट में अगर भारत के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी कि इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कुछ इंडियंस को रखा गया, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से कुछ लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह दी गई, बट उनका कुछ ज़्यादा काम नहीं था, उनकी सुनी नहीं जाती थी एक तरीके से, तो इनका कोई मतलब नहीं था, बट लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने वहाँ जगह दे दी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रक्रिया में नया दूसरा दौर शुरू हुआ, क्राउन रूल, क्योंकि 1857 में सिपॉय म्यूटिनी हो गई, जो मंगल पांडे ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी। तो उस समय जो मंगल पांडे थे उनको फांसी की सज़ा दी गई। तो जो उनके जो साथी सैनिक थे वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने म्यूटिनी कर दी, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह करने के बाद ये खबर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गई और रानी को भी पता चल गया। तो उस समय रानी को ये लगा कि नहीं यार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सच में कुछ ना कुछ गफलत कर रही होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही होगी, तभी इस तरीके से विद्रोह हुआ। तो रानी ने क्या किया, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और इंडिया का जो भी कानून है वो अपने हाथ में ले लिया, इसीलिए हम इसे क्राउन रूल कहते हैं। अब ये क्राउन रूल 1858 से 1947 तक चला, जब भारत आज़ाद हुआ, जब 1947 में। तो इसके बीच में बहुत सारे एक्ट, बहुत अमेंडमेंट हुए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लाया गया, सिपॉय म्यूटिनी जो 1857 हुई उसके जस्ट बाद। तो ये एक्ट जो लाया था वो एक्चुअली भारत के जो लोग थे, पीपल ऑफ इंडिया थे, उनको शांत करने के लिए लाया गया था। तो इन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें कही कि भाई अब जो भारत का जो साम्राज्य है वो अब मैजेस्टी हैंडल करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले लिया जाएगा। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका पद का नाम वाइसराय कर दिया गया। जो पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रेगुलेट करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, इसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल। और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, कैबिनेट में, जब ब्रिटिश कैबिनेट बैठती थी ब्रिटेन में, वहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिठा दिया गया जो ब्रिटिश आदमी हुआ करता था। और वो जो इंडिया में जो अफेयर हो रहे हैं, जो इंडिया मान लेते हैं, इंडिया में जो अफेयर हो रहे हैं उसके मुद्दे ब्रिटिश पार्लियामेंट में उठाता। तो एक्चुअल में जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या अब कहें तो क्राउन रूल के द्वारा, वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में स्क्रीनिंग की जाती, वहाँ पे रिपोर्ट दी जाती, और जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट देख सकती थी। अब अगला जो एक्ट था 1861 में आया, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी ख़ास बात जो कहेंगे कि इसमें जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, लॉ मेकिंग प्रोसेस जो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ में था, वो अब कुछ भारतीय लॉ मेकिंग प्रोसेस में ऐड किए गए। कुछ भारतीय मतलब सिर्फ 3 लोगों को ऐड किया गया। तो इन 3 लोगों में ये याद करना पड़ेगा, एक्चुअली बहुत ज़रूरी है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अगर हम इंडिविजुअली कहें जो अपनी काबिलियत के दम पे गए थे तो वो सर दिनकर राव थे, क्योंकि बाकी तो राजा थे। राजा लोगों को क्या है, राजा तो ऐसी
इन्हें कहा गया होगा कि भाई अपनी तरफ से एक आदमी को नॉमिनेट करो, तो भाई साहब महाराजा हैं, वो क्यों किसी को नॉमिनेट करेंगे, वो तो पहले भारतीय बनना चाहेंगे किसी लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो खुद ही उठ के चले गए। तो भाई साहब महाराजा है तो महाराजा ही है। सर दिनकर राव बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि ये पहले लॉ मेकिंग प्रोसेस में एक रेप्यूटेड आदमी थे, एक काबिल आदमी थे जो लॉ मेकिंग प्रोसेस में भारतीयों को ऐड किया गया। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस की जो ताकतें वापस ले ली गई थी, वो वापस कर दी गई इन्हें, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन फिर से कर दिया गया। तो पिछले वाले एक्ट में क्या हुआ था, मद्रास और बॉम्बे की जो पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स, वो वापस ले ली गई थी। इस एक्ट में इसे रिपील कर दी गई। तो जब हम ताकत सामने दे देते हैं, मतलब छोटी छोटी जो बॉडीज़ हैं उनको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देश का साइज़ बढ़ता जा रहा था, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगी। तो बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब, इसके लिए सेपरेट काउंसिल बना दी गई। जैसे बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता काउंसिल थी, अब और काउंसिल्स बन गई। अब पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो एक मिनिस्टर है, मान लीजिए आज के समय की बात करें तो मिनिस्टर को अलग अलग काम दिए जाते हैं। अगर वो कोई फाइनेंस का काम दे दिया, टेलीकॉम का काम दे दिया, या कोल माइंस का काम दे दिया गया, तो इस मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो ये चीज़ें हैं, जो जो काम इसे अलॉट किए गए हैं वो इसका पोर्टफोलियो है। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया। जो इसके अगर फादर बोला जाए तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, जो काउंसिल के मेंबर थे उनको काम दे दिए गए कि भाई तुम्हें यही करना है, कि ये बंदा ऐसा है कि इसको ये काम दे दिया, इसको ये काम दे दिया, तो तुम्हें यही काम करना है, ये 4 काम तुम्हें करने हैं, ये 2-3 काम तुम्हें करने हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करोगे। जो हमारे वाइसरॉय साहब थे, राजा महाराजा हमारे भारत के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, वो ऑर्डिनेंस इशू किया करते थे। अब ऑर्डिनेंस भी अब मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न पॉलिटी में बहुत कॉमन नाम है। ऑर्डिनेंस हमें पता है कि क्या होता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तो जो प्रेसिडेंट होता है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट्स है, वो एक इमीडिएट कानून पारित कर सकता है कि भाई आज से ये कानून बन गया। उसके लिए पार्लियामेंट में पास करने की ज़रूरत नहीं होती, ना लोकसभा ना राज्यसभा। तो वो ऑर्डिनेंस लाने की पावर वाइसरॉय को दे दी गई। अब ये बंदा बैठे बैठे कुछ भी कह सकता कि बम्बई में अब से चाय पीना बंद हो गया। तो ऑर्डिनेंस ऐसा है, जो भी चाय पिएगा बम्बई में उसे मौत की सज़ा दे दी जाएगी। इस तरीके से इसको पावर दे दी गई। बट एक बंदिश भी लगा दी गई कि जो ऑर्डिनेंस आया वो 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि फेमिलियर चीज़ें आने लगेंगी। जैसे यहाँ पे 1861 में हम देखें तो कुछ चीज़ें फेमिलियर आज की पॉलिटी में लगेगी। जैसे ये ऑर्डिनेंस हो गया, फिर पोर्टफोलियो सिस्टम हो गया। इस तरीके से जो चीज़ें हैं अब धीरे धीरे फेमिलियर होते जाएंगे। बस इसे रिलेट करते हुए चलिए, अब 1892 में एक छोटा सा और एक्ट पारित किया गया। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए। हम देखें तो जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे उसमें सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल है उसमें बढ़ा दिए गए। बट आफ्टर ऑल जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ बहुत चालाक लोग हुआ करते थे, चालाक थे और अभी भी चालाक हैं। उन्होंने किस तरीके से भारत पे आके कब्ज़ा कर लिया और भारत को कह रहे कि हम तुम्हें चलाएंगे। तो उन्होंने बहुत चालाकी से ये बिल लाया था, और जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी अभी भी उन्हीं के पास थी कि जितने भी भारतीय आ जाए काउंसिल में, मेजॉरिटी उन्हीं के पास थी। कोई भी कानून बिना इनकी मंजूरी के पास ही नहीं हो सकता था। तो कितने भी भारतीय बढ़ा दे, मेजॉरिटी उन्हीं के पास है। तो वो मेजॉरिटी बढ़ाने का बस एक दिखावा था इनका। उन्होंने बस दिखाने के लिए बोल दिया कि हम इतने भारतीयों को ले लेंगे। तो आगे भी इन्होंने बढ़ाया संख्या, बट मेजॉरिटी के आसपास कहीं आने नहीं दिया भारतीयों को। अब इस जो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बजट, उस समय जो बजट होता था उसको डिस्कस करने की पावर दे दी गई काउंसिल को, और रिटर्न क्वेश्चन पूछने की पावर दे दी गई। जो एग्जीक्यूटिव होते थे पहले, वो निष्पक्ष, उनके पास ऐसी पावर हुआ करती थी कि कुछ भी बोल देते थे, काउंसिल को मानना पड़ता था। अब जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो इससे क्वेश्चन पूछ सकते थे, हाँ भाई ऐसा क्यों, तुम बिल ला रहे हो, ऐसे कैसे ला लोगे,
तो एक क्वेश्चन पूछने के लिए इजाज़त दे दी गई। इस एक्ट की बस दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही देखनी है, क्योंकि हम दुनियादारी पढ़ते जाएंगे, कचरा भरते जाएंगे और भूलते जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो दो दो तीन तीन पॉइंट हैं इम्पॉर्टेंट, बस इन्हीं को याद करते चलिए और इनके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से क्या होता है कि बार बार देखेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। हमारे दिमाग की फंक्शनैलिटी है भूल जाना। अगर हम कुछ दिनों में रिपीट करते रहें, मान लीजिए आज हमने पढ़ा, एक हफ्ते बाद फिर से ही नोट्स पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते बाद फिर से ही नोट पढ़ लिए, फिर इसके बाद 3 से 4 हफ्ते बाद अगर हमने रिपीट करते गए तो ये चीज़ें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए अब आगे वाला एक्ट देखते हैं। अब जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों कहते हैं? जो मॉर्ले भाई साहब थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, जो वहाँ बैठते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और जो मिंटो भाई साहब थे वो हमारे वॉइस रॉय थे। तो इसलिए इन दोनों ने मिल के इस एक्ट को लाया, इसलिए इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। रिफॉर्म का मतलब क्या है? कुछ परिवर्तन ले आए जो भारतीयों के लिए अच्छा था। धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी, पढ़े लिखे लोग बढ़ने लगे, इंडिया के लोग ब्रिटेन में जाके अमेरिका जाके पढ़ाई करके वापस आए, फिर इन्होंने मांग करनी शुरू कर दी। तो इनको जो हमारे होशियार ब्रिटिश जो अंग्रेज़ बैठे हुए थे, इन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं भाई, इंडिया में पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं, ये हमसे सवाल पूछेंगे। तो थोड़े थोड़े करके इन्होंने परिवर्तन लाए जो भारतीयों को अच्छे लगे। जैसे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 16 मेंबर हुआ करते थे, अब बढ़ा के 60 कर दिए। फिर भी यहाँ पे भी इन्होंने चालाकी दिखाई और जो इंडियंस थे वो मेजॉरिटी मार्क्स से नीचे ही रखे, और जो ब्रिटिश लोग थे मेजॉरिटी मार्क्स से ऊपर थे। तो कोई भी कानून बिना मेजॉरिटी के तो पास हो ही नहीं सकता। तो अल्टीमेटली पावर अंग्रेज़ों के पास ही थी। इस एक्ट की सबसे बड़ी बात, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, ये पहले मेंबर बने वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। वॉइस रॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको हम रिलेट करें आज की कैबिनेट से रिलेट कर सकते हैं हम। अब हमारे जो भारतीय थे वो टॉप जो मैनेजमेंट है वहाँ पहुँचने लग रहे थे, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब 1905 में अंग्रेज़ों ने कुछ चालाकी दिखाई थी, कुछ विद्रोह सी खड़ी होने लग रही थी भारत में, तो उन्होंने कुछ चालाकी दिखाई और बंगाल का विभाजन कर दिया। अगर हम 1905 में देखें तो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था। उनका ये मानना था कि बड़ा प्रोविंस है, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम बंगाल को बांट देंगे। तो बंगाल को बांटना बहुत बड़ा गंदा डिसीजन था इनका, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब के लिए बांटा था। उस समय जो विद्रोह खड़ा हो रहा था, तो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन। तो और ये इस एक्ट में इन्होंने एक चालाकी की, जो मुस्लिम थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। मतलब जो मुस्लिम जनता है वो अपना कैंडिडेट अलग से चुनेगी। जो लॉर्ड मिंटो थे हमारे महान अंग्रेज़, इन्होंने ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरुआत किया। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के जो फादर हैं हमारे लॉर्ड मिंटो हैं। ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई थी यहाँ से शुरू हुई। मतलब बांटो और राज करो वाली जो कहानी थी वो यहाँ से शुरू हुई। इन्होंने कोशिश करना शुरू कर दिया कि हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए और किस तरीके से जो विद्रोह है उसको दबाया जाए। तो ये एक स्टेप था उनके लिए। अब नेक्स्ट जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसे मॉन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मॉन्टेज भाई साहब हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चेम्सफोर्ड हमारे वॉइस रॉय थे। इनके समय पे आया, इसीलिए इसे मॉन्टेज चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। इसकी मेन चीज़ें देखें तो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। डायरकी क्या है? अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन को, तो जो सेम अथॉरिटी है वो दो चीज़ों को अलग तरीके से एडमिनिस्टर करेगी। अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ देखें तो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट बांट दिए गए, कि सेंटर के लिए अगर आज की पॉलिटी के हिसाब से देखें तो आज की पॉलिटी में हमें 2 लिस्ट मिलती है। एक्चुअली 3 लिस्ट है, सेंट्रल वाली, स्टेट वाली और एक कॉन्करेंट लिस्ट। ये बस सेम वही फंडा है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें सेंटर ही कानून बना सकती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्टेट कानून बना सकती है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से डायरकी हो जाती है। कोई एक सब्जेक्ट होगा
तो उसमें दोनों जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सेंटर और स्टेट, वो दोनों कानून बना सकती है। तो डायरकी का मतलब ये है। अब पुराने उस समय के हिसाब से देखें तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके लिए भी दो सब्जेक्ट बना दिए, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड। अब जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के एड एंड एडवाइस से गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेगा, बट जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट होते हैं उसमें गवर्नर ही एडमिनिस्टर करेगा, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें ये दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अगर हम देखें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़ें, बस हमें ये समझना है डायरकी का क्या मतलब है। यहाँ ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे हम आगे जो चैप्टर है उसमें समझेंगे। अब इस एक्ट में 1919 के जो एक्ट है उसमें हमें आज का जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिनारियो है बाईकैमरलिज्म दिखाई देता है। अब बाईकैमरलिज्म क्या होता है, इसमें लोअर हाउस और अपर हाउस डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब अगर हम आज का देखें, लोअर हाउस और अपर हाउस क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में चुने हुए लीडर्स जाते हैं और राज्यसभा में चुने हुए लीडर्स और स्टेट और सेंटर के चुने हुए लीडर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में भेजते हैं। तो इस तरीके से दो हाउस डिवाइड हो गए, दोनों हाउस मिलजुल के काम करते हैं कोई भी बिल पास करने के लिए। तो ये जो सिस्टम है इसे बाईकैमरलिज्म कहा जाता है। अब उस समय जो लोअर हाउस हुआ करता था उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो अपर हाउस होता था उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर हम देखें अपर हाउस और लोअर हाउस का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और बाईकैमरलिज्म का मतलब क्या है, क्योंकि ये आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के कीवर्ड जैसे बाईकैमरलिज्म हो गया, डायरकी हो गया, इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें क्या हैं एक्चुअली, मतलब समझ में आ गया तो हमें कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने 1909 के एक्ट में खेल खेला था, वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाला, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का, तो एक तरीके से इनका सक्सेस हो गया। वो हिंदू मुस्लिम थोड़ा थोड़ा डिवाइड होना शुरू हो गए, तो इन्होंने ये खेल फिर आगे बढ़ाया और जो सेपरेट इलेक्टोरेट थे वो सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को भी देना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ थोड़े से दिमाग वाले थे, तो उन्होंने लोगों को बांटना सीख लिया था कि अगर विद्रोह हो रहा है, पूरी भीड़ आ रही है हमारे सामने विद्रोह करने के लिए, तो भाई हम कुछ भीड़ को काट लेते हैं कि भाई तुम्हें ये सुविधा दे देंगे, फिर कुछ भीड़ को काट लेंगे, तुम्हें ये सुविधा दे देंगे। तो इस तरीके से भीड़ डिवाइड हो जाती है। तो जो भीड़ है, कुछ लोग वापस चले जाएंगे, कुछ लोग वापस चले जाएंगे, कुछ बचेंगे तो उनके पास दमखम ही नहीं रहेगा विद्रोह करने के लिए। तो अंग्रेज़ों का दिमाग तो खैर चल गया। अब इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की गई। सबसे बड़ी बात, अगर हम अपनी यूपीएससी की तैयारी की बात करें तो 1919 में अपना जो यूपीएससी है आज का, उसकी स्थापना हो गई, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। उस समय तो पीएससी कहा जाता था, आज यूपीएससी है। अब इस समय जो बजट हुआ करता था, इससे पहले, इस एक्ट के पहले एक सिंगल बजट होता था पूरे इंडिया के लिए। अब इस बजट में क्या हुआ, उन्होंने प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट को अलग अलग कर दिया कि प्रोविंस अपना जो बजट है वो अलग बनाएंगे और सेंटर अपना अलग बजट बनाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज का जो पॉलिटिकल सिनारियो है इंडिया का, उस जो हमारे बजटिंग सिस्टम है, स्टेट अलग बजट बनाते हैं अपना, सेंटर अलग बजट बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट यहीं से शुरुआत हुई है उस चीज़ की। अगर हम इन्हें रिलेट करते जाएं आज के रियल सिनारियो से तो याद करना बहुत आसान है कि बजट का डिस्कशन शुरू हुआ था 1919 में, यूपीएससी की स्थापना 1919 में हुई, बाईकैमरलिज्म, डायरकी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब 1919 के एक्ट में ही हुई थी। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब पहले वाले एक्ट में डिसाइड किया गया था कि जो नया जो रिफॉर्म है, जो रिव्यू है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू अगले 10 साल में किया जाएगा। अब 1919 और 1919 के बाद एक्चुअली जो पॉलिटिकल सिनारियो था इंडिया का वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, क्योंकि गांधी जी आ चुके थे और बहुत बड़े बड़े नेता उभर चुके थे, जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए और मोहम्मद अली जिन्ना, और अलग अलग ग्रुप बन गए थे, जैसे मुस्लिम लीग, कांग्रेस, ये सब बन चुके थे और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए थे, मतलब एग्रेसिव बोल सकते हैं। भारत के जो इंडिपेंडेंट
की लड़ाई है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गया था 1942 में। तो इस तरीके की चीज़ें जब आने लगी बीच में, तो जो 10 साल वाला पैरामीटर था ब्रिटिश ने वो कैंसिल किया और 1927 में ही साइमन कमीशन बिठा दिया। अब साइमन कमीशन कुछ नहीं था, रिव्यू ही करना था उन्हें, जो 1929 में करना था वही इन्होंने पहले बिठा दिया। तो ये 7 मेंबर कमेटी थी, सारे ब्रिटिश थे। तो एक बहुत फेमस था साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। तो उसमें यही का मतलब था कि जो सारे ब्रिटिश थे ये लोग क्या इंडिया के लिए कानून बनाएंगे, इनको पता क्या है भारत के बारे में। तो इंडिया वालों ने इसका बहुत विद्रोह किया। इवन विद्रोह के बाद भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और एक्सेप्ट कर लिया गया। तो साइमन कमीशन के बारे में हम ज़्यादा अगर पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत के बारे में देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्होंने डायरकी को अबॉलिश कर दिया और कम्युनल अवार्ड जो था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वो शेड्यूल कास्ट को भी दे दिया। मतलब कुछ एक तरफ से पूरा हिंदुस्तान को डिवाइड करने की पूरी प्लानिंग के साथ ही ब्रिटिश बैठे थे। इन्होंने हर तरीके से हिंदू मुस्लिम बांटना शुरू कर दिया, क्लासेस में डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो सारे भारतीय थे जो थे आंदोलन में एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सब अलग अलग होने लगे। तो इनका जो प्लान था वो सक्सेस होने लगा। जो कम्युनल अवार्ड था शेड्यूल कास्ट को, इससे गांधी जी बहुत नाराज़ हुए। तो गांधी जी अपने येरवड़ा जेल में फास्ट पे बैठ गए। तो इनका फास्ट तोड़वाने के लिए भेजा गया कुछ कांग्रेस के लीडर्स को। तो बीच में कुछ सहमति बन गई, पूना में सहमति बनी थी। तो पूना पैक्ट यहाँ हुआ था, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पैक्ट है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था। तो कांग्रेस के लीडर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जो शेड्यूल कास्ट को कम्युनल अवार्ड दिया गया था उसके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो साइमन कमीशन था उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि हाँ भाई सच में रिफॉर्म की ज़रूरत है इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेग रूल थे और जो जो ब्रिटिश ऑफिसर थे बहुत ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाते थे नियम कानून का। तो 1935 का एक्ट आया। अगर हम देखें तो ये ब्लूप्रिंट था एक्चुअली। ब्लूप्रिंट था किसके लिए? जो इंडिया का मेन कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, उसका ही ब्लूप्रिंट बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे डायरेक्टली उठा ली गई थी। एक डिटेल डॉक्यूमेंट था ये। डिटेल कैसे? क्योंकि बहुत हद तक ये आज के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है। जैसे हम देखें तो 321 सेक्शन थे इसमें और 10 शेड्यूल थे। इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो आज के ही जो कॉन्स्टिट्यूशन उससे ही मिलता जुलता है। जैसे हम देखें तो फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंशियल लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट थी। आज के हम फेडरल लिस्ट बोले तो स्टेट की लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट बोले तो प्रोविंशियल स्टेट की है, फेडरल मतलब सेंटर, कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों के लिए। डायरकी थी वो अबॉलिश कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो प्रोविंस थे इंडिया में उस समय, प्रोविंस, उनको बिल्कुल आज़ादी दे दी गई कि तुम भाई अपना ही कानून बनाओ, उसमें सेंटर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब प्योरली बाईकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लोअर हाउस और अपर हाउस प्रॉपरली वर्क करने लगे। और पहली बार इंडिया में लोगों को वोटिंग राइट दिए गए कि भाई तुम अपने जो लीडर है वो खुद चुनोगे। बट जो अबाउट 10% पॉपुलेशन है उनको ही वोटिंग राइट दी गई, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीज़ें थी, फीमेल्स को नहीं दिया गया और जो पढ़े लिखे लोग थे सिर्फ उन्हीं को ही वोटिंग राइट दिया गया था। उस समय माना जाता था कि अनपढ़ लोग क्या ही लीडर चुनेंगे। तो कुल मिला के 10% लोगों को वोटिंग राइट दिए गए। 1935 के एक्ट में ऐसी कुछ मेन चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो 1947 का एक्ट था उसको आने के पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे हम 1945 में देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो ख़त्म हुआ था उसमें ब्रिटेन बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका था। उसके पास पैसा नहीं था, बहुत मतलब एक तरीके से जो वर्ल्ड पावर थी वो अब कुछ नहीं रही थी। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। लेबर पार्टी के लीडर थे क्लेमेंट एटली। अब क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर चूज़ होने के तुरंत बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि 30 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। आखिरकार हमारी आज़ादी की लड़ाई रंग लाई और इन्होंने घोषणा कर दी। अब 1947 को ये तो पता चल गया कि हम आज़ाद हो जाएंगे, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चलेगा? हम कैसे अचानक से ब्रिटिश सारा नियम जो हमारा जो साम्राज्य है भारतीयों के हाथ में देके चले जाएंगे?
पॉसिबिलिटी ये भी है कि अमीरों के पास अगर चला जाएगा तो वो पूरा खा जाएंगे, देश को बर्बाद कर देंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं देश के, जो एक्टिविस्ट हम कह सकते हैं, जो एक्चुअल में देश के बारे में सोचते थे और देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्हें पार्टिसिपेट किया था, वो सब इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो हमारे भारत जैसे बड़े देश को रेगुलेट कर सके। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक्चुअली सेकंड चैप्टर में आएगा, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें तो बस 1947 का जो एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ते हैं। अब माउंटबेटन प्लान इंट्रोड्यूस किया। माउंटबेटन भाई साहब जो आए थे बहुत समझदार थे, बहुत अक्लमंद आदमी थे, उन्हें लाइन बनाना बहुत अच्छे से आता था। तो जो अंग्रेज़ थे, जो बहुत समझदार अंग्रेज़ थे, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन बनाने के लिए इनको बुला लिया कि भाई साहब बहुत अच्छा लाइन बनाते हैं, आ जाओ। तो इन्होंने एक्चुअली मजाक की बात अलग है, बहुत समझदार पढ़े लिखे आदमी थे। तो इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनानी थी, एक्चुअल डीमार्केशन करना था बाउंड्री का, इंडिया और पाकिस्तान। अगर हम देखें तो उस समय ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। आज का जो बांग्लादेश है और जो पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान ये 2 पार्ट में थे और इंडिया एक अलग पार्ट। तो ये जो लाइन बनानी थी वो माउंटबेटन को सौंप दी गई कि भाई आओ ये लाइन बनाओ। ये इस एक्ट में था। अब इस एक्ट के जो मेन फीचर है वो देखते हैं। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया। एक सबसे गंदी बात, पार्टीशन हो जाएगा। अब इंडिया के लोग भी पता नहीं कैसे ही थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं। अब जो वॉइसरॉय भाई साहब थे उनको तो बिल्कुल अबॉलिश कर दिया, चलो जाओ घर भागो अपने, अब हम अपना देख लेंगे। अब ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसको भी अबॉलिश कर दिया कि भाई अब भारत आज़ाद हो गया, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, चलो भागो। अब जो एम्परर ऑफ इंडिया थे इनको भी ड्रॉप कर दिया गया, किस बात की रानी, भाई चल निकल। जो रॉयल टाइटल था इंडिया का वो हटा दिया गया। तो इस तरीके से जो हमारा 1947 का एक्ट था हमें बिल्कुल आज़ादी दे के गया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन था बना कैसे था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर 2 ऑफ लक्ष्मीकांत। तो भाइयों, हमारी मेहनत को थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करो और मैं कोशिश करूँगा इंडियन जो पॉलिटी है लक्ष्मीकांत को बिल्कुल कंप्लीट करने की 2 से 3 महीने के अंदर। और भाई साहब बिल्कुल फ्री होगा, पेड बिल्कुल नहीं है, तो सपोर्ट करते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब दबाते रहिए और हमें प्रोत्साहित करिए। क्योंकि आज हम देखें कि यूट्यूब में बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो पेड हैं। 2-4 चैप्टर, 10-12 चैप्टर बढ़िया फ्री में पढ़ा देंगे और फिर कहेंगे आगे का कि हमारा कोर्स ले लो। भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पूरी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होगी फ्री में, इसी तरीके से, मज़ेदार तरीके से। तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं सेकंड चैप्टर में।